एलकेजी, इसमें कहा है कि होमवर्क नहीं दिया जाए। तो जैसे हम होमवर्क नहीं देते हैं तो पेरेंट्स की शिकायत आती है कि बच्चा मोबाइल देख रहा है, कहना नहीं मानता, सारे दिन खेलता रहता है, तो मैम प्लीज़ थोड़ा होमवर्क तो दीजिए। तो सर ठीक उसका है, ये चूंकि अभिभावक नई शिक्षा नीति से परिचित नहीं है, अभिभावक शिक्षा के आधुनिक शोध परक मानकों से परिचित नहीं है और ये परंपरागत रूप से ये चला आ रहा है, इसलिए उसके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक। लेकिन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अगर आप पढ़िए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ये बार बार कह रहा है कि बच्चे को बोझिल मत करिए, बच्चे को उसका बचपना मत छीनिए। होमवर्क अगर आप देते हो तो आप उसको अलग से कोई आर्ट फॉर्म बनाने के लिए दे सकते हो, न्यूमरेसी और लिटरेसी को रटने के लिए नहीं देना चाहिए। ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से कह रहा है। इसीलिए जो हम अभिभावक का मॉड्यूल बना रहे हैं उसमें ये भी एक प्रमुखता से बिंदु रख रहे हैं कि उनको ये स्पष्टता हो कि बच्चों को बहुत अधिक जो वर्तमान का जो एक टीचिंग का मॉड्यूल है जो बर्डनिंग करता है उसको, जिसमें उसको हम ये मान के चलते हैं कि जैसे वो खाली स्लेट है, स्लेट समझ रही ना, खाली ब्लैक बोर्ड, उसमें कुछ लिखा नहीं है उसके मस्तिष्क में, जो हम लिख रहे हैं वही वो जानेगा। लेकिन प्राचीन दार्शनिक भी कहते थे ये बात, उपनिषदों ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने भी कहा, और पाश्चात्य दर्शन के डेकार्ट से लेके और उसके पहले के अरस्तु से लेके सब ने ये कहा कि बच्चा का मस्तिष्क खाली स्लेट नहीं है। बच्चा जैसे हम आप हैं वैसे ही मोर देन 39 ट्रिलियन सेल्स का एक संघात है, और जो सेल होते हैं उनका जो एक जीन्स होता है न्यूक्लियस का, वो एक अचानक नहीं होता बल्कि परंपराओं से एक पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जटिल होता होता आगे बढ़ता है, और उसका एल्गोरिदम भी ट्रांसफर होता है। इसलिए वो खाली स्लेट नहीं होता है। इसलिए पहले उसका जो अपना एल्गोरिदम है जन्मजात, जिसको फिलोसोफर्स और रिसर्चर आज के भी कह रहे हैं कि इनेट प्रॉपर्टी, जन्मजात गुणों के साथ पैदा होता है, जन्मजात प्रतिभाओं के साथ पैदा होता है। तो शुरू में उसे इतना मौका देना चाहिए कि उसकी जो जन्मजात प्रतिभा है वो स्वयं प्रस्फुटित हो। जैसे अगर बीज आप सॉइल में डालते हो, इतनी अधिक खाद मत डाल दो कि वो जल जाए अंकुरण से पहले। ये कृषि में देख लो, फसलों में होता है कि अगर बीज डाला आपने और इतना ज्यादा डाल दिया यूरिया या नाइट्रोजन, तो पता चला कि वो उसका जो बीज के अंकुरण की संभावना थी स्वाभाविक रूप से वो समाप्त हो जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि आपका जो शिक्षा है वो उसकी जो अंतर्निहित ज्ञान के स्वभाव की प्रवृत्ति है उसको प्रस्फुटित होने का एक उचित अवसर देने का काम है शिक्षा का। उसको ग्रेजुअली बर्डन करना है, धीरे धीरे। ये प्रथा खराब हो गई है पूरे देश में। आप देखो ना, स्वीडन ने, फ्रेंच ने, जर्मनी के मॉडल में, जापान के मॉडल में, इवन सबसे अधिक जो चर्चित है फिनलैंड का मॉडल, उसमें तो कहते हैं कि जो हमने बल्कि जितना दिया भी है अपनी किताबों में, वो कहते हैं कि इसके भी अभ्यास नहीं कराने चाहिए क्लास में भी। सिर्फ बच्चों को स्टोरी सुनाओ, बच्चों को कुछ भी आकार बनाने को दो, बच्चों को कुछ भी एक प्ले कराओ, बच्चों से किसी प्रकार की कोई भी लिखने पढ़ने अभ्यास डालने की आदत मत डालो। फिनलैंड मॉडल तो यहाँ तक कहता है अप टू द क्लास 10th। लेकिन एक परंपरा है, जब इसको थोड़ा रोकोगे या परिवर्तन करोगे तो उनके मन में सवाल आएंगे। इसीलिए हम एक मॉड्यूल भी बना रहे हैं। और कभी मैं अनिल जी से ही बात कर रहा था कि जो आपके कक्षाओं में जो अभिभावक आएंगे, जो मीटिंग्स होंगी, उसमें कभी जूम पर एक मीटिंग करा दीजिएगा, तो अभिभावकों को हम भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इससे घबराओ मत, और अधिक धीरे धीरे अगर ट्रांजिट करना है तो बहुत सारी अभ्यास की पुस्तिकाएं मार्केट में हैं, छोटी छोटी। आप कहोगे तो हम भेज देंगे आपको, वो भी बोर्ड से।
लेकिन वो नेशनल कैरिकुलम सीट हमें कब मिलेगा छोटी क्लासेस का? आप सारे पूछ लो, एक साथ जवाब दे दें। हाँ, और दूसरा ये था कि आंसर सीट जो है यानी टीचर्स रिसोर्स बुक जो है वो किस प्रकार से उपलब्ध होगी? हालांकि मैम से कुछ आंसर मिल गया था हमें, नहीं, लेकिन मैं हम सीधा सपाट आंसर दे रहा हूं। आपसे जानना चाहते हैं। मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, वो ठीक है? इसलिए कि हम आपको कोई गाइड बुक और कुंजी नहीं दे रहे हैं आपको। जो टीचर रिसोर्स बुक है वो रिसोर्स बुक होती है, इसीलिए हमने उसको मैनुअल नाम नहीं रखा है। हाँ, यस सर। हम लोग कुंजी के बहुत अधिक हो गए हैं गुलाम। पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कुंजी, यस सर। कुंजी कहते हैं। कुंजी बोलते हैं। तो आप वो कुंजी कुंजी प्रक्रिया से बाहर निकलो। इसीलिए आपने देखा होगा हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? संवर्धन। ध्यान गया था इस पर कि नहीं आप लोगों का? आप सोचो क्यों लिखा मैंने ये? कोई बताए कि हमने ये नाम प्रशिक्षण शिविर ना लिख के क्षमता संवर्धन क्यों लिखा है? हाँ, उसके पहले एक पंक्ति है, इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक को प्रशिक्षित करना उसका अपमान करना है। ठीक है? अगर हम आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम आपको मान के चल रहे हैं कि आप भी खाली स्लेट हैं उसी बच्चे की तरह। तो पूरी की पूरी इस प्रणाली की मुखालफत कर रहे हैं। फिर हम मानते हैं कि आपको बोध है, थोड़ी सी शार्पनिंग, थोड़ी सी फिनिशिंग और थोड़ी सी ओरिएंटेशन अपने बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको अलाइनमेंट कर रहे हैं। वो भी इंपावरमेंट, कोई नॉलेज इंपावरमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को इस दिशा की ओर अभिमुखीकरण करना है। अलाइनिंग एंड ओरिएंटिंग योर कैपेसिटी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ द पीएसबी एज पर द स्पिरिट ऑफ एनईपी, दैट्स ऑल। इसलिए ऐसा जिद मत करो कि कुंजी दें। और हाँ, अगर आप बिल्कुल थक हार जाओगे कि भाई इसको तो मुझे उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हर 3 महीने पर तो आपसे संवाद करेंगे हमारे लोग। आप अगर मेल कर दोगे कि भाई इसका हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आपको बता देंगे किसका अर्थ है। लेकिन खुद को भी तो एक्सप्लोर करो। वीरेंद्र, क्या नाम आपने बताया? विनोद विजय। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट हो रही है संदर्भ में, हमारे राजस्थान में ये अक्सर प्रॉब्लम ही है, टीचर्स को जब तक कुछ गाइड नहीं किया जाता वो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिखता है, और बच्चों की अगर कॉपी में गलत चला गया तो वो स्कूल की डिग्निटी बिगड़ जाती है। हम हर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिख सकते सर। चलिए ठीक है, मैं जो उत्तर होगा ना उसको सिर्फ प्रिंसिपल को भेजूंगा। यस सर, बिल्कुल सर। नॉट बिलो दैन दैट, ठीक है? प्रधानाचार्य के आपके यहाँ जाएगा और उनके रिक्वेस्ट के साथ जाएगा कि इसको अपने पास ही रखिएगा, विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। ठीक है ना? ये मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आपके सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है। सामर्थ्य नहीं, ठीक है, एक प्रथम चरण में अचानक परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। ये भी खुद अगले साल कह देंगे मत भेजिए। एक सर, ईयरली कैलेंडर के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट मिल जाता तो। कैलेंडर? जी, फॉर एग्जांपल कि एग्जाम डेट्स में जैसे कि राजस्थान बोर्ड में शिविरा होती है। हाँ ठीक है बेटा, तो वो चीज़ है। और बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सवाल आप लोगों ने, बहुत इससे लग रहा है कि आप लोगों की पूरी रुचि है। अभी उनका विनोद विजय जी का एक उत्तर बच गया था कि हमको कब मिलेगी टीआरपी। एक का उत्तर हो गया था, दूसरा अछूता था। वो टीआरपी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, वो लगभग तैयार है हमारी। उसको अभी हम इस उसमें पड़े हुए हैं कि इसको प्रिंट कराएं या पीडीएफ भेजें, इसी में थोड़ा उलझे हुए हैं। हम चाह रहे थे पीडीएफ में भेजना, ताकि विद्यालयों पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े, ठीक है? लेकिन बहुत सारे जगह विद्यालय कह रहे हैं नहीं साहब प्रिंट करा दो। और हमारी मैथमेटिक्स की टीआरपी इतनी खूबसूरत बनी है कि हमारे हुकुम सिंह भी कह रहे थे कि उसको प्रिंट करा दो सर, क्योंकि ये बिल्कुल अनोखी है पूरे भारत में।
उन्होंने कहा ऐसी टीआरपी मिलेगी नहीं आपको किसी बोर्ड की पूरे भारत में। बोले मैं 35 सालों तक काम देखा हूँ, मैं ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूँ, इसको आप जरूर प्रकाशित करिए क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट पर टीआरपी है। तो सोच रहे हैं लेकिन आपको मिल जाएगी अप्रैल में, चिंता मत करिए। आप उसको टीएलएम कह रहे हो, मैं उसी को टीआरपी कह रहा हूं, ठीक है। हम आपको लर्निंग थोड़े कराएंगे आपको, आप शब्दों पर ध्यान दो ना, एक एक शब्द बड़ा महत्व रखता है। अगर हम कहेंगे टीचर लर्निंग मटेरियल, इसका मतलब हम आपको पढ़ा रहा है बोर्ड, बोर्ड की औकात है आपको पढ़ाएगा, आप पढ़ाने वाले तो आप हो। हम तो आपको रिसोर्स बुक दे रहे हैं कि आप खुद ही सक्षम हो एक रिसोर्स ले लिया आपके पढ़ाने के लिए। हम आपकी इज्जत करना चाह रहे हैं, आप अपनी बेइज्जती खुद कराना चाह रहे हैं। मुझे तो आप लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें इस देश के शिक्षकों पर भरोसा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। इसलिए भरोसा है कि उन्हें अवसर दिया जाए तभी तो प्रस्फुटन होगा। जब भी रेडीमेड उत्तर आप देते हो बच्चे को भी ना, वो कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकता। भृगुवल्ली सुनाया था ना कल अपने आप, बच्चे को एक्सप्लोर तो करने दो। तो बच्चे को तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टीचर को एक्सप्लोर न करने दें, फिर तो डाइकोटॉमी आ गई। जब आप ही नहीं एक्सप्लोर करोगे तो बच्चे को कैसे कहोगे एक्सप्लोर करो? वो तो कहेगा गुरुजी तो कुंजी देख के पढ़ा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं बेटा तुम खुद करो। तो फिर तो बड़ा डाइकोटॉमी होगी। ऐसी क्यों लाना चाह रहे हो आप? सभी लोग अपने लिए ताली बजाओ कि आप कुंजी का इस्तेमाल नहीं करो। अब आपका प्रश्न है कि पूरा कैलेंडर दे दिया जाए ना, बिल्कुल मिलेगा। और परीक्षाएं चूंकि आप इंटरनल कराओगे, परीक्षाएं हम नहीं कराएंगे आपकी, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट है आजकल असेसमेंट का। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तीनों का नाम सुना आप लोगों ने कि नहीं? ईमानदारी से बताना, नहीं सुना हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ या ना? नहीं? ओके। ये पूरे जो मॉडर्न एडिकोलॉजी है उसका सिद्धांत है कि तीनों तरह का असेसमेंट हो रहा है, जिसको आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये ट्रेनिंग में बताया गया होगा ना, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो एक तरह से समझ लो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है समेटिव, और असेसमेंट फॉर लर्निंग है फॉर्मेटिव, मोटे तौर। लेकिन इसका उद्देश्य क्या बता रहा हूं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज नॉट assessing the student, it is for the assessment of your own capability to facilitate the student for learning. मैं टीचिंग सब कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। अगर आपके दिमाग में हो कि यू आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स, तो पहले इसको आप अपने एल्गोरिथम को खत्म करो। यू आर ओनली फैसिलिटेटर, यू आर नॉट टीचर। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पहले रखिए। You are facilitating the students in the learning process as per the learning standards articulated for that particular class, for that particular subject. But you are not teacher. Teacher होने पे क्या होता है? फिर अगला चरण बड़ा खतरनाक होता है preacher। और जहाँ preacher हो जाता है ना, फिर खत्म हो जाती पूरी लर्निंग खत्म। तो you have to be facilitator and you have to be always learner। आपको भी लर्नर होना। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है कि आप समय समय पर अपने कक्षा के बच्चों को जो आपने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन कर लो कि कहीं बच्चे को समझ में पूरी बात आई कि नहीं आई। मान लो एक लेसन उठाया आपने, लेसन में लर्निंग आउटकम है पहले दिया हुआ, आपने पूरे लेसन को पढ़ा दिया 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी 5 दिन में, जो भी जैसा उसका वॉल्यूम है। इसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइजेस करा दी, इसके बाद उसको आपने कुछ ग्रुप डिस्कशन करा दिया, फिर बच्चे से थोड़ी एसेस कर दिया,
60 आवर, कोई जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे कराएं, आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट का कुछ क्वेश्चन और रख करके 15 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लेसन एंड द नुएंसेस ऑफ द लेसन, उसकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो उसके हिसाब से। आपको ये समझ में आ गया कि भाई हमारे क्लास में 2 बच्चे तो समझे, 20 बच्चे थोड़ा थोड़ा समझे और 5 बच्चे बिल्कुल नहीं समझे। तो आपको फिर अपना एक असेसमेंट करना होगा कि हम अपने पेडागॉजिकल अप्रोच में कोई परिवर्तन करना है क्या, कि जिससे कि हम बच्चों को समझा पाए ठीक से। अपने में हमेशा तलाशना, पॉसिबिलिटीज तलाशना, संभावना तलाशना, अपने अंदर परिमार्जन। अभी हम लोग ये मानते हैं कि मैं भी कभी कभी विद्यालयों में जाता था नौकरी के दौरान भी और अभी भी, तो टीचर तुरंत डिफेंसिव हो जाते थे। अगर बच्चों से कोई सवाल पूछ दो नहीं आया, अरे सर माथा मार देते हैं इसे, कितना भी पढ़ाओ जस के तस रहता है। मतलब इतना डिफेंसिव हो जाते थे कि बच्चों को एक्यूजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एक हैबिट में हो जाता है कि मैं तो पूरी मेहनत कर लिया, यही खराब है बच्चे, ये तो पैदाइशी गधे हैं, मैंने तो पूरा आचार्य चाणक्य की तरह समझा दिया, लेकिन अब क्या करें। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग कहती है कि आप अपना एसेस करो, और एसेस करने का मतलब ये नहीं कि आप में कोई त्रुटि है। बच्चे के आपके बीच में जो लर्निंग का जो प्रवाह है उसमें कहीं कोई और परिवर्तन की जरूरत है क्या, ये होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग है जब विद्यार्थी खुद अध्ययन कर ले कि हाँ मुझे आ गया, जिस लर्निंग आउटकम से लेसन बना हुआ है मैं सब समझ लिया। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए 2-3 मेथोडोलॉजीज होती हैं। एक तो है पीयर लर्निंग, आप जिसको समझते हो कि सबसे कम समझा उस बच्चे से कहो जरा बेटा आओ और क्लास में जरा इस पर बताओ, मैं सुन रहा हूँ। एक तो उसकी पब्लिक स्पीकिंग पावर बढ़ेगी, उसका एजिटेशन खत्म होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसको ये भी लगेगा कि गुरुजी हमको फिसड्डी नहीं मानते, या कुछ जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं पर फोकस करके बाकी को नेग्लेक्ट करते हैं। जब वो बताने की स्थिति में हो जाए ना, तो वो अपना असेसमेंट खुद करता है कि हम कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। और नहीं समझ पाए तो उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको मोटिवेट करिए। और फिर देखिए कि स्टूडेंट लर्निंग कराने के लिए हम अपने अंदर थोड़ा सा और क्या एडिशनैलिटी लाएं टेक्निक में, कि जिससे कि ये बच्चा भी समझ जाए जो इस कक्षा का मैपिंग करने में सबसे कम इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आपके अनुसार रख रहा है। अच्छा, हर बच्चे की अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है। कोई हो सकता है गणित में कमजोर हो, लेकिन साहित्य में बहुत तेज। पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा, हिंदी वाले कि नहीं सुना? आजकल लगता है पाठ्य पुस्तकों से आउट कर दिया गया है। नहीं, हमने तो आपको जबरदस्ती रखवाया आपकी बात 9वीं में। आप भी तो कह रही थी सर बहुत क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है, तो हमने कहा रखो, डिपेंड मत करो, जो बात की हो यही की हो। नहीं, रामचंद्र से बहुत कठिन है, बैठ जाओ, इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बैठो, बैठ जाओ ना, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लोग वहां भी चर्चा करके रामचंद्र शुक्ल को हटा चुके हैं 8वीं तक। मैं मानता हूं कि कठिन से कठिन निबंध भी बच्चों को समझ आ सकता है। हमने तय कर दिया ये कठिन है, हमने अपने अनुसार तय कर दिया कठिन है। हमें कठिन लग रहा है तो सबको कठिन है। ये पूरे देश की हालत है, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। जितने भी हमारे टीम में पैनलिस्ट होते हैं ना, उन सब लोगों की अधिकांश राय होती है कि तो बड़ा दुरूह है। मैं उनसे कहता हूं ये बताओ, धीरे धीरे दुनिया में ज्ञान स्तर बढ़ता जा रहा है, नॉलेज क्रिएशन तो बढ़ रहा है ना। अब मेरे जमाने में, मैं 65 साल पहले पैदा हुआ, शिक्षा शुरू किया होगा 62 साल 61 साल पहले। वो 61 साल में कितनी प्रगति हो गई विज्ञान में, कितनी प्रगति हो गई सोशल साइंसेज में, कितनी प्रगति हो गई लिटरेचर में। पढ़ना तो उसी 12-15 साल में ही है ना, स्कूल एजुकेशन। तो अगर स्कूल एजुकेशन को कंटेम्परेरी वैल्यूज के साथ हमने प्रवाहमान नहीं किया,
तो बच्चा फिर हायर एजुकेशन में कैसे रिलेट करेगा? हमारी उम्र में, ये तो मुझसे 11 साल छोटे हैं अनिल जी, आप बताइए आपकी उम्र में भी मोबाइल फोन था क्या स्टूडेंट लाइफ में? सोशल मीडिया का नाम, बच्चे का नाम जानते थे? नहीं जानते थे। टेलीविजन पर रोज देखते थे सीरियल क्या? नहीं। तो इतना जो इंफॉर्मेशन की स्रोत आ रहे हैं, नए नए नॉलेज क्रिएट हो रहे हैं, तो जिंदगी तो यही है ना, थोड़ी ही है। तो फिर तो ज्ञान के उस उच्चतम स्तर पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा बच्चा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा उसको एक लैडर, सीढ़ी तो बढ़ानी पड़ेगी। 8 पास करके स्टूडेंट आ जाएगा। जैसे कई सीबीएसई में 9th में जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो वो दूसरी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। ऐसा है। हाँ, और सीबीएसई में जैसे बच्चा कोई पढ़ रहा है तो अपने 10th में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस? ऐसा है, बैठ लीजिए। रूटीन में नियम ये है कि जो बच्चा जिस बोर्ड से 9th में रजिस्ट्रेशन कराया है, 10th की परीक्षा भी उसी बोर्ड से देना चाहिए। ये रूटीन नियम ये है। बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों में चेयरमैन बोर्ड का उसको अधिकार होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो अलाउ कर सकता है, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां बतानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सीबीएसई में 9th रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसका ट्रांसफर हो गया ऐसी जगह पर जहाँ सीबीएसई स्कूल उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, सारे आईसीएसई स्कूल हैं या सब बोर्ड के, स्टेट के स्कूल हैं, उतना दूर नहीं जा सकता। ऐसे केसेस में रीजन देते हुए साइट करके करते हैं। अदरवाइज रूटीन नियम तो ये है कि उसको वही करना चाहिए। कोई इंडिविजुअल बच्चा मान लीजिए 10th का आप क्या 9th पढ़ दिया है, आपके बोर्ड में आ रहा है, तो आप रेफर करिएगा, एज डिस्कसरी पावर चेयरमैन भी ले लो, कोई इशू नहीं। नमस्कार, मेरा नाम लविश कुमार है। मैं भारत पब्लिक स्कूल सादुल शहर से आया हूँ। जैसे मैम का प्रश्न था अभी कि सही आपकी बात कि भाषा बच्चा कोई भी सीख सकता है, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषा के ऑप्शन है कि पंजाबी भाषा अगर बच्चा लेता है तो उसको बाद में जाके जो नौकरी में अगर वो आगे ऑप्शन उसको आते हैं, अगर उसको पंजाब में कोई नौकरी करनी है या अपने ही राज्य में नौकरी करनी है तो उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। तो प्रश्न उनमें ही मैं ऐड करूँगा कि बीएसपी बोर्ड में पंजाबी शिक्षा जो है, पंजाबी का जो एक पुस्तक है पंजाबी की, उसको जोड़ने का क्या विधान है या विकल्प है या होगा? हमने ये विधान बनाया है कि जिस प्रांत में जो वहाँ की मातृभाषा पढ़ाना आवश्यक है, वो अतिरिक्त विषय के रूप में प्रारंभ से ही उनके स्टेट बोर्ड में जो किताब चल रही होगी उसी को हम अलाउ कर देंगे। हेलो, नमस्ते सर, मैं सर राकेश कुमार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम होती हैं तो ये एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देती है आंसर कंसिडर करने के लिए। तो अपने जो बुक्स होंगी भारतीय शिक्षा बोर्ड की, मैं समझ गया क्वेश्चन आपका बेटा। अभी तो मोटरसाइकिल से दिखाई पड़े थे मुझे नीचे, जब तुमसे मिलता जुलता चेहरा कोई होगा। थोड़ी देर पहले मैं देखा है तुम्हारी तरह का आदमी मोटरसाइकिल से आ रहा था। ना अच्छी बात है, मैं तो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि वही होगा। बैठ जाओ, बता दो। पहले तो ये भ्रम निकाल दो कि यूपीएससी में एनसीईआरटी किताबों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, वो ऑथेंटिक मानते हैं। बता रहा हूँ, वही भ्रम, उसको प्रामाणिक मानते हैं। ऐसा अगर होता तो आप में से कोई किसी के घर का बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा, सिविल सर्विसेज की? कोई नहीं कर रहा। अच्छा, अगर कोई रिश्तेदार नातेदार कोई कर रहा, उससे पूछना कि जब वो, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं तो किसी और कारण से पूछ रहा हूँ, आगे किसी कारण से और पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा था कि तब आप उससे पूछना जो तैयारी कर रहा हो कि तुम जब जा रहे हो बाजीराव में, दृष्टि में, अनअकैडमी में, चाणक्य में, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो तुम्हारे जो फेमस गुरुजी लोग हैं विषय के, वो कौन सी किताब से पढ़ाते हैं, कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ाते हैं?
तो मेजॉरिटी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहे। मैं पता करके बता रहा हूँ, मेजॉरिटी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके अलग अलग रेफरेंस बुक बने हुए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो बेटा, उसका मैं 101% ध्यान दे रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री के गुरु माने जाते हैं आजकल बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अवध ओझा, ठीक है ना, सोशल मीडिया में देखा हो। उसी तरह से ज्योग्राफी में माने जाते हैं वो जो जाहिर साहब हैं, कश्मीर वाले, जम्मू वाले। जितने भी लोग इस तरह के कोचिंग में हर विषय के जो बहुत ही ऊपर वाले 2-3 माने जा रहे हैं गुरु सिविल सर्विसेज के, उन सबको मैंने अपने विषय में अपनी पाठ्य पुस्तक जो 9वीं 10वीं की बना रहे हैं उसमें इंगेज कर लिया है, ताकि जो मेरी किताब बने वो हमारे एनसीएफ की स्पिरिट का भी ध्यान रखे, ज्ञान परंपरा का भी ध्यान रखे, और सिविल सर्विसेज की कॉम्पिटिटिवनेस में, चूंकि तो मैं खुद अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी पुस्तक ऐसी हो जो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 साल बाद वही रेफरेंस बुक रहे। और इसके लिए हम कई जेएनयू के प्रोफेसर भी रखे हैं, डीयू के प्रोफेसर रखे हैं, उस्मानिया के प्रोफेसर रखे हैं, हमने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लोगों को भी रखा है ज्ञान परंपरा के लिए, लेकिन साथ में स्कूलों के अच्छे विद्यालयों के पीजीटी टीचर को रखा है, और साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी टीचर्स को रखा है। इसी तरह साइंस की किताब भी जो हम बनाने जा रहे हैं 9वीं 10वीं की, उसमें भी हम एस.सी. वर्मा को तो इंगेज किया ही है, जो सारे आईआईटी के लोग जिनकी पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उनकी टीम में भी हम डाल रहे हैं उनको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के जो कोचिंग के सबसे पुरोधा माने जा रहे हैं, उनको इंगेज करके उनकी एडवाइजरी के साथ बना रहे हैं, ताकि कोशिश ऐसी हो कि हमारे जो प्रश्न हो, एक्सरसाइजेज हो, 20% ऐसे हो। 100% कर देंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे सर, हमें बोर्ड में फेल भी नहीं करना है। लेकिन 20% बच्चे ऐसे हों, क्वेश्चन ऐसे उसमें कि जो बच्चा हमारी बोर्ड में 90 के ऊपर क्रॉस करे परीक्षा 10th या 12th, वो कम से कम परसेंटाइल उसकी शर्मनाक न है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100। और जब जेईई की परीक्षा हुई तो परसेंटाइल 52। एक और मिठाई बट रही थी, 15 दिन बाद मातम घर में, और लड़के को चिढ़ाते और लोग हैं, तुम्हें तो 100 मिला, कर सुसाइड कर लेता बेचारा। उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि बोर्ड हैज बिकम रिडंडेंट। इसीलिए लोग विद्यालयों में ना पढ़ करके कोचिंग में पढ़ रहे हैं, डमी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं स्कूलों, क्योंकि बोर्ड अपने आप को खुद ही निष्प्रयोज्य घोषित कर रहा है। उस पहलू पर भी नजर है हमारी। सर ये कल्चर तो अपने को चेंज करना है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं ऐसी पुस्तक बना रहा हूँ। मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि अपने बोर्ड की जो बुक्स होगी थी ऑथेंटिसिटी तो उसके इक्विवेलेंट होगी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सेम टू सेम मैच, अब कितनी बार तुम्हें समझाऊं, जब मैं कह रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक घोषित करने वाले लोग हैं वही हमारी किताब बनाने में लगे हुए हैं, तो फिर ऑथेंटिसिटी पर कितनी बार वही सवाल पूछोगे? से कार्यशाला रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे बिल्कुल, आपका सुझाव सही है, बैठ लीजिए। और एडमिन ही नहीं बल्कि एजुकेशनल इकोसिस्टम के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि जब तक स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, प्रशासनिक ढांचा, प्रबंधन, प्रधानाचार्य और उसके शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए लोग और गैर शैक्षणिक जो वहाँ पर प्रबंध तंत्र के, प्रशासन के अंश होते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिभावक। सबसे अधिक स्टेक होल्डर है अभिभावक। हम उसको, अभिभावकों को भी, आप बैठ लीजिए, जब तक हम फिर खड़े हो लीजिए, टाइम परेशान कर रही है प्लीज शरीर। हम अभिभावकों के लिए भी अभिमुखीकरण का, ओरिएंटेशन का एक वर्कशॉप मॉडल में पूरे दिन का एक मॉड्यूल बनाया है, ताकि
अभिभावक को एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता, प्रामाणिकता का ज्ञान हो, उसको ये भी बोध हो कि हम किस तरह से उसकी किसी भी आशंका से परे हैं, जो भी आशंकाएं कल चर्चा किया था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके मस्तिष्क में ये बोध होना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा आवश्यक क्यों है, क्योंकि उसे छिटपुट खंड खंड में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है कि बच्चा संस्कारवान होना चाहिए, लेकिन संस्कार की परिभाषा क्या है, संस्कार होने का अर्थ क्या है, और क्या वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संस्कार आज के लिए उपयोगी होंगे, इस पर एक प्राथमिक स्तर पर अगर उसका अभिमुखीकरण नहीं होगा तो आप जो पढ़ाओगे घर में जाकर के वो अनलर्न करेगा और वो बच्चा फिर कंफ्यूज भी होगा। अगर हम यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए बहुत ठेठ में बात कर रहा हूँ, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा अस्तित्व, हम जहाँ ब्रह्मांडीय अस्तित्व की बात करते हैं, वेदोपनिषदों में हम एक जीव जंतुओं और मनुष्य सबके बीच में साम्यता की बात करते हैं, वहाँ उसके घर में जाकर उसके माता पिता अगर घोर जातिवाद की बात करते हो तो बच्चे के मन में आएगा कि ये पुस्तक में ठीक लिखा है या जो मेरे माता पिता आचरण के लिए हमें उकसा रहे हैं ये ठीक। तो माता पिता को भी एक प्राइमरी सेंसिटाइजेशन ये जरूरी होना चाहिए कि अपने बच्चे को किसी पंथ का, किसी जाति का सदस्य बनाना चाहते हो या उसे किसी एक सक्षम, वैश्विक, समर्थ, उत्पादक नागरिक बनाना चाहते हो। अगर तुम समर्थ, उत्पादक नागरिक बनाना चाहते हो, कॉम्पिटेंट, प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इन छोटे छोटे पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर कम से कम अपने बच्चे को इस काली साया से दूर रखने की कोशिश करो। और ये बहुत प्रेम से उन्हें समझाना होगा, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं संवेदनशील कि इन पर अगर आप सीधे प्रहार करिए बिना समझाए तो कभी कभी रेसिप्रोकल एक अपोजिट भी हो जाता है। इसलिए मैं मॉड्यूल को इस तरह बना रहा हूँ कि ताकि अभिभावकों के मन में भाव आए कि अखंड राष्ट्र, अखंड विश्व की बात, मानवता की बात के लिए बहुत सारे अपने जो पूर्वाग्रह हैं, जो हमने एक अपने अवचेतन में धारण किया हुआ है, उनको नई पीढ़ी से कैसे हम उसको मुक्ति दिलाएं, ये एहसास होगा तो कम से कम वो शांत तो रहेगा, उसके सामने इस तरह की आक्रामक बातें नहीं करेगा। जी, आप पूछना चाह रहे हैं?